हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है गाइस, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले इस मैराथन सेशन में अपने टॉप 100 जो कि हमारे एसएससी के पैटर्न में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जिनके एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए और इस पूरे सेशन में ए से लेकर के जेड तक सारे क्वेश्चंस का फायदा उठा सके। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो एक क्वेश्चन से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या पूछने वाला है, यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये आपको बताना है कि अनुशीलन समिति जो है, अनुशीलन समिति जो है उसकी स्थापना कब की गई थी। इट्स 1897, 1900, 1901 या 1902। गाइस क्या होना चाहिए यहाँ पर सही जवाब? हमारी जो अनुशीलन समिति है इसको कब स्थापना की गई थी? तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो हमारे एग्जाम में तो बहुत सारे रिलीजियस और सोशल मूवमेंट हुए, बहुत सारे जो है वो रिलीजियस और सोशल मूवमेंट हुए, हम सभी लोग जानते हैं। तो हमसे उनके बारे में पूछ सकता है, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और यहाँ पर जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, देर से जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि सारी यहाँ से जो भी हम लोग बात करेंगे वो करंट पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग अनुसूलन समिति की बात करें तो ये हमारी लेकर के आए थे कौन? तो उनका नाम था दैट इज द परमाथानाथ मित्रा। परमाथानाथ मित्रा 1902 में इसको लेकर के आए और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, जैसा कि अनिल ने यहाँ पर बताया। तो गाइज यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछता है एसएससी हमारा, तो सबसे पहले हमारे जितने भी रिलीजियस और सोशल मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में पूछता है। मैं यहाँ पर एक आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जो पहले हुआ है वहां से लेकर के आपको लास्ट तक लेकर के जाता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। सबसे पहले 1815 में आया आत्मीय समाज। पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आत्मीय समाज को किसने शुरू किया था? कौन सा गाइस? आत्मीय समाज। जल्दी जल्दी जनता कमेंट करेगी जिससे कि सभी लोग यहां पर जुड़ सके। तो आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? चलिए, तो यहाँ पर जनता ने बताया कि सर राजा राम मोहन राय। तो हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे क्योंकि एग्जाम जिनका भी है इस महीने उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जीए की। तो राजा राम मोहन राय। उसके बाद से हमारे पास आता है यंग बंगाल मूवमेंट। कौन सा गाइज? यंग बंगाल मूवमेंट। इसको किसने किया था यंग बंगाल मूवमेंट को? तो ये हमारा 1826 में हुआ। क्योंकि हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करने के लिए बोलेगा तो भैया हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर यंग बंगाल में मूवमेंट जो है ये हमारा डोरेजियो ने किया था। डोरेजियो, हेनरी विवान डेरेजियो ने किया था। चलिए आगे चलते, आगे आपको लेकर के चलते हैं। जो आत्मीय समाज था वो अब हमारा बदल गया था ब्रह्मो समाज में, और ये 1828 और 29 में हुआ, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मो समाज, जिसमें हमारे देश की कई सारी कुरीतियां जो हैं उनको हटाने की बात की गई। जनता कमेंट करती रहेगी। तो ब्रह्म समाज को किसने शुरू किया था? तो ब्रह्म समाज को शुरू करने वाले थे, आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे आधुनिक भारत के प्रवर्तक के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनके साथ जो है वो मोहन राय और केशव चंद्र ने इसको शुरू किया था। तो राजा राम मोहन राय ने What a peace, what a silence. इतनी गर्मी में इनको सिर्फ तुमसे ही आके चिपकना। मिट्टी से खेलने का शौक है ना, इन्हें मिट्टी में मिलाने का मन करता है। ऑर्डर ऑर्डर। पर तुम ऐसा मत करो, ठंड रखो। Nonsense. ठंड रखो, स्प्राइट। पापा किधर हैं? सर टेनिस। छेड़छाड़ के बिना इतनी सेविंग्स तो ऊपर वाला भी नहीं करा सकता। अपना ऊपर वाला सबकी सेविंग्स कराएगा। 5-star rated fans with BLDC technology. Atomberg. Why not? जो है इसको शुरू किया था राजा साहब जी ने, जो कि आत्मीय समाज का ही एक रूप था। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है कौन सा? तो हमारे पास आता है तत्वबोधनी सभा। कौन सा गाइस? याद रख लीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा। अगर आपसे पूछा जाएगा किसने इसकी शुरुआत की थी, तो गाइस वापस से मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता रहा हूं। 1839 में इसको शुरू किया था किसने? तो उनका नाम था
देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया था। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास आता है कौन सा? तो आगे हमारे पास आता है प्रार्थना समाज। जब मैंने एसएससी जेई का एग्जाम दिया था, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज को किसने शुरू किया था। तो प्रार्थना समाज को जो शुरू करने वाले थे गाइस, ये हमारा कब शुरू किया गया था? तो 1867 में, और इसको शुरू करने वाले थे आत्माराम पांडुरंगा। गाइस क्विक रिवीजन हो रहा है सारी की सारी चीजों का, जवाब देते रहेंगे। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास गाइस क्या आता है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी। यहां पर मैं लिख रहा हूं थियोसॉफिकल सोसाइटी। चलिए यहां पर मैं थोड़ी सी जगह यहां पर लेता हूं ताकि सारा का सारा रिवीजन हो जाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कल सोसाइटी, अगर हम लोग गाइस इसकी बात करें तो ये हमारी कब? तो 1875 में न्यूयॉर्क में शुरू हुई थी, और इसको शुरू करने वाले थे ब्लास्तोकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एचपी ब्लास्तोकी और कर्नल ओलकॉट ने इसको शुरू किया था। चलिए उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास से रामकृष्ण मिशन शुरू होता है। रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया था? सभी को पता होगा। रामकृष्ण मिशन जो है वो हमारे शुरू किए थे 1897 में। सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद, बताने की जरूरत नहीं है, अभी अभी काफी ज्यादा चर्चा में थे ये। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या आता है? तो हमारे पास आते हैं कौन? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। गाइस किसने शुरू किया था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसको शुरू किया गया था 1905 में, और इसको शुरू करने वाले थे हमारे गांधी जी के राजनीतिक गुरु, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो गाइस यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहां पर हमने जितना भी लिखा, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे टकराने वाला है। कितने लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं? यहाँ पे आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब क्रम के अनुसार लगा सकते हैं। किसने शुरू किया था ये पूछ सकता है, एक नया क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। तो यहाँ पे अनुसूलन समिति हमने पूछा था, जिसको 1902 में शुरू किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है? तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछने वाला है कि हमारे भारतीय संविधान में वो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापना करने और उसको चलाने का अधिकार देता है? 17 नंबर है, 32 नंबर है, 28 नंबर है, या 30 नंबर है? तो गाइज यहाँ पर अगर हम शैक्षणिक संस्थान की बात करें, जिसको चलाने का और उसको जो है बोल सकते स्थापना करने का जो अधिकार है, वो हमारे किसमें? आर्टिकल नंबर 30 में दिया गया है। ये हमारे देश का फंडामेंटल राइट है। कौन सा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से इसको हम लोग जानते हैं। ये हमारे सिर्फ इंडियंस को दिया गया अधिकार है। एक एग्जाम में हमसे पूछा गया था कौन सा अधिकार है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है, इसके अलावा किसी को नहीं दिया गया है। तो वो हमारा ये वाला अधिकार है, जिसमें हमारे आर्टिकल नंबर 30 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 30 में बताया गया है हमारे किसके बारे में? तो हमारे की जो बोल सकते हैं अल्पसंख्यक है, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं और साथ ही साथ वो उसको चला सकते हैं। ठीक है, बाकी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 17 जो है वो छुआछूत के अंत के बारे में बताता है, छुआछूत का अंत। 32 नंबर जो है ये हमारे संविधान में उपचारों के बारे में बताता है कि हमारे फंडामेंटल राइट को कोई ब्रीच करता है तो हमको क्या करना चाहिए। और अगर हम लोग 28 नंबर की बात करें तो ये हमारे रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, उनके बारे में बताता है। ठीक है, कि अगर हम लोग किसी धार्मिक सभा हमारे किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में हो रही है तो उसको लेकर के हमारे पास क्या अधिकार है। तो गाइस आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट में कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है जातक जो है इनमें से किससे संबंधित है? जातक का मतलब क्या है? तो गाइस यहाँ पर है स्टोरी ऑफ बुद्धास एनलाइटमेंट। ठीक है, उसके बाद से आ रहा है स्टोरी ऑफ बुद्धास सरमन, स्टोरी ऑफ बुद्धास बर्थ, या स्टोरी ऑफ बुद्धास डिपार्चर टू द स्पिरिचुअल आंसर्स। क्या होना चाहिए गाइस? जातक कथाएं जो लगभग 550 से ज्यादा है, और उसमें क्या बताया गया? तो यहां पर जनता बोले सर अगर हम लोग देखेंगे तो जातक का जो संस्कृत का मतलब होता है, अगर हम लोग जातक का संस्कृत मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है बर्थ, जन्म से संबंधित होता है जातक का मतलब। तो यहां पर हमारे बुद्ध से रिलेटेड 550 कहानियां हैं जो उनके जन्म की कहानियों को बताती है। तो यहां पर आपको याद रखना है सही जवाब क्या होना चाहिए। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 3। हमारी ऐसी कहानियां जो बुद्ध के जन्म से संबंधित है उनको हम लोग जातक कहानियां बोलते हैं। आगे चलते गाइस, आपको बताना है इनमें से कौन सी ग्रंथि को हम लोग तीसरी आंख बोलते हैं, जो हमारे शरीर में
जितने भी जितना आप सोच सको उससे भी फास्ट है। बोलते हैं, जो हमारे शरीर में जितने भी प्रोसेसेस होती हैं, सोना कब है, जागना कब है, उसको 21 दिन के बाद हमारी आदत में शुमार कर देती है। वो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनल ग्लैंड है, वो हमारी हाइपोथैलेमस है, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, या वो हमारी थाइलेमस ग्लैंड है। गाइस बताइए। तो यहाँ पर जनता को, दीपक को लग रहा है सर 3 नंबर होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को 1 नंबर लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड लग रहा है। तो गाइस हमारे शरीर में जो सबसे छोटी ग्लैंड है, जो थैलेमस रीजन ब्रेन में पाई जाती है, मटर के दाने से भी छोटी ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं पीनल ग्लैंड, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सही जवाब है पीनल ग्लैंड इज अ राइट आंसर। इसका सही जवाब यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ है, तो पीनल ग्लैंड अब यहाँ पर बोल सकते हो। यहाँ से हमारे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो मेलाटोनिन मेलाटोनिन और सेरोटिन नाम के हार्मोन, ठीक है, सेरोटिन नाम के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो हमारे शरीर में हमारे लिए कब हमको जागना है या 21 दिन तक जो हम काम करते हैं उसको क्या कर देते हैं, हमारे शरीर में एक्टिवेट कर देते हैं। अगर मैं 4 बजे जगता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे शरीर से ये हार्मोन्स निकलेंगे और मेरी नींद ऑटोमेटिकली 4 बजे जो है वो खुल जाएगी। तो ये हमारी तीसरी आंख बोली जाती है पीनल ग्लैंड। आगे चलते हैं और हमारे पास आता है एस्टिमेट कमेटी, जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं। कई बार मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो समितियां होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो हमारे संसद में इस्तेमाल होती है। हाँ, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड आई जो है वो पीनल ग्लैंड को बोलते हैं, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। तो यहाँ पर राहुल का मानना है कि सर 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, और इसमें सभी के सभी लोकसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 30 सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं और आगे आपके पास आता है एक इजी सा क्वेश्चन है, इनमें से किसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं, हमारी कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन सी है। तो गाइज यहाँ पर 2 घंटे में हम लोग पूरा रिवीजन करने वाले हैं। जिनका भी आने वाला एग्जाम है वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने को दिखने वाले हैं, और आप पर आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, बहुत सारी चीजें सीखोगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। पूछा जाएगा कौन है हमारे शरीर में, तो वो है राइबोसोम्स। अगर हमसे पूछा जाएगा हमारी जो सेल का ट्रैफिक पुलिस कौन है, तो ट्रैफिक पुलिस हमको बोलना है कि हमारे सेल का है गोल्गी ऑपरेटर्स। हमारे शरीर का ऊर्जा ग्रह, या अगर हम लोग बोलेंगे हमारे शरीर का जो है वो रिस्पिरेटरी सेल का रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हमारे डीएनए भी पाए जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें सभी को पता है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल, और कौन सा वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक एज के बारे में गाइज यहाँ पर पूछ रहा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन वैदिक काल के बारे में सही नहीं था। तो मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ता हूं। बाद में वैदिक काल में महिलाओं को महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेष अधिकार प्राप्त हो गए। वंशानुगत व्यापारियों को एक वर्ग अथवा वाण्य अस्तित्व में आया। उसके बाद से सोना और चांदी के सिक्कों को सतनाम और क्रियानाला का उपयोग विनिमय में मीडिया के रूप में किया जाता है, और बाल विवाह आम थे। तो गाइस जब भी हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं तो हमको वहां पर देखने को मिलता है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, और यहाँ पर 1 नंबर पे लिखा हुआ है कि महिलाओं को विशेष राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। और ये अपने आप में क्या है? गलत बात है भाई। ये हमारा किसमें सही हो जाता? ये हमारा ऋग्वैदिक काल में सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर गाइस ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर सही जवाब पूछा है कि कौन सा गलत है, तो हमें सही जवाब 1 नंबर टिक करना है। समझ में आ रही है अमोल बात की नहीं समझ में आ रही है? आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है द कैपिटल ऑफ मुगल किंगडम वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। हमारी जो मुगलों की कैपिटल है इसको आगरा से कहां शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली। ये किसने किया था? कौन थे वो मुगल के 5वें बादशाह जिन्होंने आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया, जामा मस्जिद को बनवाया, और उसके बाद से इन्होंने ताजमहल को बनवाया गाइस? हाँ, अभी महबूब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। प्लस क्लास में अभी जो सिखा रहे उसको सीखते रहो, सब कुछ बताएंगे। करंट अफेयर्स की क्लास कब होगी, बाकी के लोगों को भी जुड़ जाने दो। तो यहाँ पर जो सही जवाब है, यहाँ पर जहांगीर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर औरंगजेब नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बहादुर शाह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है शाहजहां। ठीक है,
शाहजहां, जिनको हम लोग खुर्रम भी बोलते थे, जहांगीर के पुत्र थे, और औरंगजेब ने इनको 1658 से लेकर के जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई 1666 तक इनको आगरे के किले में बंद करके रखा हुआ था, क्योंकि ये इनसे इतना चिढ़ता था। तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है, आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने वाले जो हमारे राजा थे उनका नाम था शाहजहां। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया होती है, उसका मतलब क्या होता है। तरलों का गैस में बदलना, गैसों का ठोस में बदलना, ठोसों का गैस में बदलना, या तरल का ठोस में बदलना। गाइस क्या होना चाहिए। अभी तो आज ये 100 क्वेश्चन है रिवीजन करने के लिए, सारी चीजों को रिवाइज करने के लिए गाइस, ठीक है। तो यहां पर जनता बोल रही है सर कपूर हो गया, ठीक है, नेफ्था बॉल्स हो गई, ये सभी के सभी क्या होती हैं, ये सभी के सभी हमारी सॉलिड में होती है और गैस में तब्दील हो जाती हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। आगे चलते हैं गाइस। अभी आपको बताना है इनमें से सबसे पहला राज्य क्या बोला इसने? टर्टल मिल के टेक्नोलॉजी महाशय ने कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट की है, पसंद आया कि नहीं ये पूछ रहे हैं, और बाकी सब समझने के लिए हम हैं। मतलब आपके सपने जानना, उन्हें सही प्लान के साथ सच बनाना हमारा ही तो काम है ना। आपका होमवर्क बड़ा सॉलिड है। हमारी तरह। जब फ्यूचर इंश्योर करना हो तो प्रोसेस भी फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट एडवाइजर की फिट जोड़ी टर्टलमेंट। What a trip! We saw so many cool new Android large screen and foldable devices, and got a few to take home too. How many did you get? That's definitely not going to fit in the overhead bin. So, if you weren't able to watch, here are the 3 important things happening in the Android developer world right now. First, we covered the latest large screen and foldable devices from our Android partners. So, this is the start of an exciting new phase for the large screen ecosystem. They also demonstrate the number of OEMs who are committing to this space. Next, we capped off the Mad Skills series on Compose with layouts and modifiers. layouts and modifiers are the core elements of Compose UI. Understanding how they work together helps you to create stunning and beautifully written Android apps. And finally, you heard from me and some of my GDE friends on what it means to be part of the Android developer community. When I first became a GDE, the opportunity helped to open a lot of doors for me. Want to learn more? You can watch the full playlist for the latest in Android development right now by clicking here. Okay, let's get going. I think we're gonna need a bigger bag. कौन सा बना था? क्या वो आंध्र प्रदेश था, क्या वो हरियाणा था, क्या वो नागालैंड था, या वो तेलंगाना था? मैंने पूछा सबसे पहला लैंग्वेज जो है वो राज्य कौन सा बना था। हाँ, भाषा के आधार पे बना था, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ लक्ष्य, तुम्हारी बात समझ गए हैं, प्लेलिस्ट बन जाएगी, लेकिन अभी पार्टिसिपेट करो। तो गाइस सबसे पहला राज्य 1956 में भाषा के आधार पर जो बनाया गया वो था हमारा आंध्र प्रदेश। हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग होता है 1966 में, लेकिन उससे पहले भी हमारे देश का अभिन्न अंग बनता है नागालैंड 1963 में, और तेलंगाना जो है ये सबसे बाद में बनता है 2014 में। तो गाइज ये हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछेगा तो हमको पता होना चाहिए। गाइज आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सभी स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की कैपिटल जिनको याद है, जल्दी से हाथ उठा देंगे कि सर हमको सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की कैपिटल, उनके गवर्नर के नाम और उनके जो है हमारे चीफ मिनिस्टर के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ रहा है। ये सभी के सभी तीनों के तीनों कितने लोगों को याद है? ठीक है, ये हमको करके जाने हैं, एग्जाम में आपसे टकराएगा। जिनका भी एग्जाम आना, क्योंकि मार्च से एग्जाम होने शुरू हो चुके हैं गाइज, और हमारा पहला एग्जाम एसएससी जेई का है, तो एसएससी के पैटर्न पे हम सब कुछ लेकर के आए हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, तो याद कर लो मिश्रा जी। अभी आपके सामने यहाँ पर आंध्र प्रदेश आया। आगे हम लोग चलते हैं, तो आपको बताना है कि विस्कोसिटी मतलब द्रवों में जो बहने को रोकता है, द्रवों को जो बहने को रोकता है उसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारी श्यानता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज करती है, सेम रहती है, डिक्रीज करती है, या पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज कर जाती है? तो जनता बोली है सर ये इंक्रीज करती है, सर ये डिक्रीज करती है। तो गाइस सबसे पहले तो विस्कोसिटी के बारे में आपको बता देता हूं। जो विस्कोसिटी होती है वो क्या है? तो विस्कोसिटी हमारी जो द्रवों को बहने से रोक रही है, बहने से रोक रही है। तो जैसे जैसे हम चीजों को गर्म करते हैं, जब हमारे यहाँ पर घी जो है वो जम जाता है, तो हम मम्मी उसको क्या करती है तुम्हारी,
उसको गर्म करती है ना, जिससे कि वो क्या हो जाए, जिससे कि वो हमारी उसकी बहने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो गाइस सिंपल सा चीज याद रखना है कि विस्कोसिटी का मतलब होता है कि वो हमको बहने से रोक रहा है, और जैसे जैसे आप उसको गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगी गाइस, वो कम होती चली जाएगी। अच्छा, जनता जल्दी से बताएगी कि विस्कोसिटी या श्यानता की यूनिट क्या होती है। देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। क्या बफरिंग हो रही है क्या? क्योंकि यहाँ पर एमजी बोल रहा है कि सर बफरिंग हो रही है, कंप्यूटर जी बोल रहे नहीं हो रही है। तो यहां पर जनता बोले सर होना चाहिए क्या, तो होना चाहिए पॉइस की तरफ हमको टिक करना है। विस्कोसिटी जो है श्यानता की यूनिट होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि जो गोवा के किले से बहमनियों को हरा करके गोवा के ऊपर अपना अधिकार करने वाला राजा कौन था? क्या वो हरिहर फर्स्ट थे, हरिहर सेकंड थे, बुक्का फर्स्ट थे, या हमारा रेवा राय द्वितीय थे? कौन थे गाइस? तो यहां पर जनता बोल रही है कि सर सही जवाब जो है, जिन्होंने गोवा के किले पर बहमनियों को हरा करके वहां पर जो है वो संगम राज्य की जो है वो पताका फहराई थी, उनका नाम था हमारे हरिहर सेकंड, हरिहर सेकंड। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये किस वंश, तो विजय नगर साम्राज्य से संबंधित थे, और विजयनगर की पताका को गोवा तक फहराने वाले राजा का नाम था हरिहर सेकंड। तो गाइज आपको याद रखना है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन से ऐसे थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वहां पर हरिहर फर्स्ट और बुक्का की तरफ आप जा सकते हो। हरिहर प्लस बुक्का फर्स्ट की तरफ आप लोग जाओगे, जिन्होंने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है दीवाने खैरात। खैरात का मतलब होता है आपका जो डोनेट करने वाले हैं, चीजों को डोनेट करते हैं। तो दीवाने खैरात जो है वो किसने बनवाया था? दैट वाज अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी। तो यहां पर हमने क्वेश्चन क्या पूछा है सर, दीवाने खैरात को किसने बनाया हुआ था? तो हमको हमेशा याद रखना है कि हमारे देश में जब कई सारे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं और हमारे देश में अलग अलग चीजों के बारे में बात की जाती है, उसको देने का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने हमारे यहाँ पर दीवाने खैरात जैसा डिपार्टमेंट बनवाया, जिसमें वो डोनेट करते थे। इसके अलावा जो है उन्होंने दारुल सफा बनवाया। क्या बनवाया गाइस? दारुल सफा बनाया, जिसको हम लोग हॉस्पिटल बोलते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या बनवाया? तो हाँ, दीवाने बदगान भी बनवाया, जो कि अपने गुलामों के लिए या अपने सेवकों के लिए बनवाया था। ठीक है, बदगान। तो गाइस ये सारे डिपार्टमेंट बनाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे, और उन्होंने हमारे देश में जजिया कर को पूरे तरीके से स्ट्रिक्टली लागू कर दिया। ठीक है, जजिया, जकात, खम्स, ये टैक्स को भी इंप्लाई करने वाले हमारे फिरोज शाह तुगलक थे। और अभी आपको कुतुब मीनार जैसी दिखाई देती है, उसको रिपेयर करा के भी बनाने वाले फिरोज शाह तुगलक थे। तो गाइस यहाँ पे सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? औरंगजेब थे, हुमायूं थे, जहांगीर थे, या इनमें से कोई नहीं था? ये एक ऐसा राजा था जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे ना होने के बावजूद अपने दिमाग से, अपने जो है वो नवरत्नों की हेल्प से हिंदुस्तान को एक अलग तरीके का आयाम दिया, और यहाँ पर उनका नाम था। Imagine walking down an unknown path and finding someone you know along the way. Imagine moving to a new town and meeting an old neighbor there. Finding the familiar in the new is a wonderful thing, which is why we are delighted to bring you the benefits, privileges, and even relationships you're accustomed to, as we welcome you to a Dil Se open world that feels less new, more you. Want it? Swiggy it. Get 50% off and free delivery on your first order. जनता बोल रही है सर अकबर, और अकबर जब ऑप्शन में नहीं होगा तो हमको क्या जवाब देना चाहिए? तो हमको नन ऑफ दीज की तरफ जवाब देना चाहिए। भैया ऐसा नहीं है, आपके पास ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया गया है। तो नवरत्न जिसके दरबार में थे, जिन्होंने अपने सूझबूझ से भारत को एक अलग ही आयाम दिया, उसका नाम था अकबर। चलते गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है इनमें से किसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ये हमारी नियॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है या ऑर्गन है। गाइस सबको पता होगा ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस हैं। कैसी हैं? इनर्ट गैसेस है, मतलब अक्रिय गैस है, मतलब ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। लेकिन इनमें से किसको स्ट्रेंजर गैस बोलेंगे? नियॉन, जिनॉन, रेडॉन या ऑर्गन? अनपढ़ राजा था अकबर, बिल्कुल सही है। तो जनता बोले सर होना चाहिए जिनॉन जो है ये हमारी कैसी है? ये हमारी स्ट्रेंजर गैस है। लेकिन गाइस यहां पर अगर मैं आपसे पूछूंगा अक्रिय गैसों के बारे में तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हमारे जो गोताखोर होते हैं, जो सी ड्राइवर्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस लेकर के जाते हैं? जल्दी जल्दी जनता जवाब देगी। ठीक है, वो अपने साथ कौन सी गैस लेकर के जाते हैं? सबसे पहले जवाब कौन देगा? सारे क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूं, इनर्ट गैसेस का जो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जवाब कौन सा है? तो सबसे पहले नीसी ने बोला सर हीलियम होना चाहिए। हीलियम की तरफ जनता आप सभी के सभी जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे फॉग से, फॉग को दूर करने के लिए हम लोग कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? फॉग को दूर करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले जवाब कौन देगा? हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन का जवाब हीलियम है। तो यहाँ पर जनता का जवाब आला सर ऑर्गन होना चाहिए। अभी तक एक ही जवाब आया है, नियॉन। यहां पर अभिजीत ने बोला है, तो अभिजीत का जवाब बिल्कुल सही है सर। नियॉन गैस का इस्तेमाल हम लोग फॉग को हटा करके देखने का काम करते हैं, तो नियॉन। अभी आपको बताना कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी हमारी इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है? विच गैस इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? गैस ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी। क्विक रिवीजन हो रहा है जल्दी से। कौन सी ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं। जनता बोले सर रेडॉन होना चाहिए। गाइस अभी आपको बताना है कौन सी ऐसी हमारी इनर्ट गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है? कौन सी ऐसी हमारी इनर्ट गैस है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है? फटाफट से जनता। तो यहाँ पर रंजत का मानना है कि सर होना चाहिए क्या? रेडॉन कैंसर के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने हाँ ऑर्गन ऑर्गन ऑर्गन, सबसे ज्यादा ऑर्गन पाई जाती है। चलिए एक और आपको बताना है, जब हमारे यहाँ पर अर्थक्वेक आता है तो कौन सी गैस निकलती है? अर्थक्वेक जब आता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाँ ऑर्गन बिल्कुल सही। जितने लोग ऑर्गन बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। हमने इनर्ट गैस लिखा हुआ था, अक्रिय गैस। कई लोग नाइट्रोजन बोल रहे हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अक्रिय गैस पूछा हुआ है। मैंने यहाँ पर बोला अर्थक्वेक जब आता है तो कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर जनता बोले सर रेडॉन होना चाहिए, रेडॉन होना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग रेडॉन बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही। तो गाइस पूरा का पूरा इनर्ट गैसेस रिवाइज्ड, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, सब कुछ तुम्हें इनर्ट गैसेस रिवाइज करा दी। कितने लोगों के दिमाग में बिल्कुल चिपक गया है जो सर ने यहाँ पर बताया है? जितने क्वेश्चन इनर्ट गैसेस के, दिमाग में कितने लोगों के चिपक गया? जल्दी से हाथ उठा देंगे। सर गोताखोर वाला पूछेगा, कर लेंगे। सर एटमॉस्फेयर वाला पूछेगा, सर कर लेंगे। स्ट्रेंजर गैस वाला कर लेंगे। सर हमारे अर्थक्वेक में के समय कौन सी गैस निकलती है? सर कर लेंगे। कोहरे को हटाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कर लेंगे। कितने लोग यहाँ पर सब कुछ करने वाले हैं? यहाँ पर जल्दी से हाथ उठाएंगे, क्योंकि इनर्ट गैसेस पूरी कंप्लीट। ठीक है, सबसे जानना चाहता हूँ, इनर्ट गैसेस कंप्लीट कर ली सबने, है ना? मजा आया कि नहीं मजा आया? आगे चलते और भी मजा दिलाएंगे। अभी आपको बताना है कि उज्जैन का जो कुंभ मेला होता है ये कहां पर लगेगा? कावेरी में लगेगा, तापी में लगेगा, सिप्रा में लगेगा या नर्मदा रिवर में लगेगा? हमारा उज्जैन का कुंभ मेला, कल महाकाल का दिन था, सभी लोगों ने देखा। ठीक है, और उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहां पर आपका लगता है? तो यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया सर, सिप्रा नदी होना चाहिए। सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है, जिसका प्राचीन नाम अवंती था। गाइस क्या नाम था प्राचीन? अवंती इसका प्राचीन नाम था, और ये हमारे सिप्रा नदी के किनारे है। इसके किनारे आप देख सकते हो। अभी आपको बताना है कि स्केलेटन सिस्टम की अगर मुझे अध्ययन करना है तो मुझे कौन सी स्टडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा? दैट इज, अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है, हिंदी में आपको ऑप्शन नहीं आएंगे, इंग्लिश में आएंगे। तो ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, ओडोंटोलॉजी या ऑर्थोलॉजी? गाइस क्या होना चाहिए? स्टडी के बारे में पता होना चाहिए ना भाई हमें। तो जनता बोले सर यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी की तरफ जाएंगे, बोन्स। गाइस हमको हिंदी वाला एग्जाम में नहीं देगा, लेकिन दे देगा तो कितना मजा आएगा। तो यहाँ पर हमारी बॉडी का अगर हमें अध्ययन करना है तो दैट वाज एनाटॉमी। अगर हमें अपने टीथ से रिलेटेड बातें करनी है तो दैट वाज ओडोंटोलॉजी। और हमारे स्टडी ऑफ बर्ड्स अगर पूछेगा तो हमको किसके ऊपर टिक करना है? ऑर्थोलॉजी। तो गाइज हमें ये याद रखना चाहिए, इंग्लिश में भी हमसे पूछ सकता है, हमारे जीए में भी पूछ सकता है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट सब्स्टिट्यूशन के रूप में। अभी आपके पास आता है, इनमें से कौन सा ऐसा हमारा सदस्य है जो संसद का पार्ट ले सकता है जबकि उसका मेंबर नहीं होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई इसको गलत करके मेरा सुबह सुबह से दिमाग खराब करे। तो सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। एजी होगा, सीजीआई होगा, सीएजी होगा या सीईसी होगा?
तो जनता ने जवाब देना सिया सर हमारा आर्टिकल नंबर 76 है, जिसमें बोला गया है कि अटॉर्नी जनरल एकमात्र ऐसा मेंबर होता है जो कि पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो जाकर के पार्लियामेंट की मीटिंग को अटेंड करता है। राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं और ये राष्ट्रपति के ही प्लीजर पर काम करता है। एक बार मैं आपको एसएससी जेई की बात बता रहा हूं, क्योंकि एसएससी जेई में जब हमने एग्जाम दिया था तो हमसे क्वेश्चन पूछा था टेन्योर का, कि गवर्नर का टेन्योर कितना होता है, और वहां पर मुझको 5 साल ऑप्शन में था, लेकिन फिर भी हमको प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे टिक करना था, क्योंकि गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, ये दो ऐसे होते हैं जिनको हमारे पीएम साहब की एडवाइस पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। तो गाइज हमको याद रखना है, लेकिन 5 साल के बाद इनकी पोस्ट रिव्यू होती है, और अभी जो है उनका नाम है के वेणुगोपाल। समझे? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फुटबॉल टूर्नामेंट। इनमें से कौन सी जो है वो फुटबॉल की प्रतियोगिता नहीं है। गाइज कप यहां पर दिए गए, आपको टिक करना है कि कौन सी नहीं है। दैट वाज द आई लीग, दैट वाज द ईरानी ट्रॉफी, दैट वाज द बायडोलोय ट्रॉफी या डुरंड कप। गाइस स्टैटिक जी है। चले गाइस, तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जनता बोले सर ईरानी ट्रॉफी होनी चाहिए, तो हमारी रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब जो हमारे इंडिया में प्लेयर कई सारे, हमारे यहाँ पे क्रिकेट आप लोग जानते हो कि कई सारे लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो हमारे अच्छे प्लेयर होते हैं लेकिन वो हमारी इंडियन टीम में शामिल नहीं हो पाते, उनका मैच होता है हमारे इंडिया टीम की से, और इस ट्रॉफी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो हम लोग बोलते हैं ईरानी ट्रॉफी, और ये 1960 से कंटिन्यूअसली चलती चली आ रही है। बाकी की चाहे हमारा बायडोलाय ट्रॉफी हो, डुरंड कप हो या आई लीग हो, ये सारे के सारे फुटबॉल के टूर्नामेंट है, लेकिन ईरानी ट्रॉफी किसकी है? क्रिकेट की है। गाइस हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। अभी आपके सामने आता है जो हमारे पास की इन विच ईयर वीडी सावरकर ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत। तो हम लोगों ने कई सारे जो आंदोलन है उनके बारे में, जो धार्मिक आंदोलन थे, पढ़े। अभी यहाँ पर हमारे सामने अभिनव आंदोलन, इसको किसने किया था? 1901 में, 1904 में, 1906 में, 1908 में। वीडी सावरकर ने कब किया था इसको? तो गाइस अगर हम लोग देखें तो ये अंग्रेजों के खिलाफ वीर सावरकर जी की एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसको 1904 में उन्होंने किया, अभिनव भारत। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभिनव भारत किसने किया, और हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कब किया गया। तो यहाँ पर 1904 में किया गया। इसकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, इनके ऊपर काला पानी की सजा लगा दी, अंडमान निकोबार की जेल में बंद कर दिया। लेकिन हमारे वीर सावरकर साहब जी ने क्या किया, इस अंडमान निकोबार की जो काला पानी की दीवारें हैं उसमें भारत का इतिहास लिख दिया। और इसीलिए हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने जो है पूरे भारत के इतिहास को अंडमान के जेलों में लिख रखा है, तो उनका नाम है वीडी सावरकर, और उन्हीं के नाम पर हमारे अंडमान का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर में, उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात समझ में आई कि नहीं? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है, हम इनमें से किसको अपनी कोशिका का पावर हाउस बोल सकते हैं? न्यूक्लियस को बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, साइटोप्लाज्म को, या मेम्ब्रेन को बोलते हैं। गाइस अपना जो है वो क्या करो, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है वो अपना रेजोल्यूशंस जो है वो कर देगा, अच्छा कर लेगा तो उसको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, सेटिंग में जाकर के। तो यहां पर जो सही जवाब है दैट वाज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, हम सभी को पता है। अभी हमारे पास आता है कि साइमन कमीशन, ठीक है, दिसंबर 1928 में हमारे देश में साइमन कमीशन का विरोध होना शुरू हुआ। ये कौन से सेशन में ये बोला गया था कि साइमन का बहिष्कार करेंगे? क्यों बहिष्कार करेंगे? क्योंकि उसमें एक भी मेंबर जो है वो भारतीय नहीं है, इसीलिए इसको गोरो का कानून बोला जाता है। कौन से सेशन में ये डिसाइड किया गया? जनता बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। तो साइमन जब हमारे हिंदुस्तान में आ रहा था, जिसमें 7 मेंबर्स थे, ठीक है, इसके जो हेड थे उनका नाम था सर साइमन। ये हमारी स्थिति को समझने आ रहे थे और इनके पास एक भी भारतीय नहीं, सारे के सारे गोरे। हमारे यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि नवंबर 1927 में कि जैसे साइमन आएगा उसका हम लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, 1928 में इसको आने ही नहीं देंगे। यहाँ पर जो सही जवाब है मद्रास का सेशन था, नवंबर 1927 में ये सेशन हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि साइमन को हम नहीं आने देंगे। और लाहौर में इसकी जो जिम्मेदारी थी वो लाला लाजपत राय को दी गई, और इस जिम्मेदारी को विरोध करते हुए जेपी सेंडर्स ने उनको मारने का प्लान बनाया और लाठी चार्ज में उनके सर पर दे मारी लाठी। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात बताया, ठीक है, हमें जाते जाते क्या बात बताया कि मेरे सर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट क्या बनेगी, हमारे अंग्रेजी कानून की जो है वो आखिरी कील साबित होगी ताबूत की।
समझ में आ रहा है कि नहीं? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि मोशन ऑफ थैंक्स, हम लोगों ने कल भी इस क्वेश्चन को देखा था जब हम महा रिवीजन कर रहे थे, तो अभी आपके पास आ जाता है कि आपको बताना है कि मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो किसको संबोधित किया जाता है। तो गाइज यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए प्रेसिडेंट को, हमारे जब सेशन खत्म होता है तो ये संबोधित किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे दांतों में जब हम लोग कराते हैं क्या डेंटल कैविटीज, जिसको हम लोग रूट कैनाल भी बोलते हैं, उसके लिए कौन से एलिमेंट या कौन से एलॉय का इस्तेमाल करते हैं? मरकरी सिल्वर टिन, ठीक है, कॉपर टिन, गोल्ड लेड, या हमारा एल्यूमिनियम टिन। हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमारी जो फिलिंग की जाती है दांतों में जब हम रूट कैनाल कराते हैं तो उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? तो जनता बोले सर गोल्ड और लेड का इस्तेमाल अगर हम बोल दे तो चलेगा। AU प्लस PB का इस्तेमाल जनता बोल रही है। यहाँ पर कई लोग बोले सर 1 नंबर होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब है वो है मरकरी, सिल्वर और टिन। जो मरकरी है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर और टिन का इस्तेमाल करते हैं और ये बनता है मरकरी के साथ। जब हम किसी भी चीज को मिलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अमलगम, अमलगम बोलते हैं। और ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो जिंक अमलगम हो, सिल्वर अमलगम हो या हमारा गोल्ड अमलगम हो, उसको हम लोग फिल करते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है दैट वाज द हमारा सिल्वर एंड टिन। ठीक है, चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि हमारे क्रस्ट पर, भूपरपट्टी पर एल्यूमिनियम जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है, हमें सभी को पता है सियाल होता है, लेकिन वो कितना परसेंटेज है? 20 है, 16 है, 12 है या 8 है? जनता जल्दी से बताएगी। इतनी गर्मी में इनको सिर्फ तुमसे ही आके चिपकना है। और ऐसे पर तुम ऐसा मत करो, ठंड रख, स्प्राइट। बता रहे कोड बता दीजिए, कोर्स परचेज करना है, पहले पढ़ लो, यहाँ पर रिवाइज कर लो। पढ़ा रहे ना, तुम्हारा एग्जाम अगर है तो उसके लिए पढ़ा रहे, अभी ध्यान दे तो फिर हम तुमको बताते हैं। चलेगा इस, तो यहाँ पर जो सही जवाब है यहाँ पर कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि 8% होता है। कई लोग बोले सर 12% होता है, वो गलत है। तो हमारे जो धरती के ऊपरी, अंदर नहीं जाना है, सब धरती के ऊपर जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो 46.6% कौन सा है? ऑक्सीजन है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन पाया जाता है कितना? तो दैट इज 27.7%। तीसरे नंबर पे आता है हमारा एल्यूमिनियम जो कि 8% पाया जाता है। फिर आयरन आता है जो कि हमारा 5% पाया जाता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी की बाहरी बनावट की। पृथ्वी की बाहरी बनावट पे आपको ये देखने को मिलेगा और यहाँ पर 8% ही आपको टिक करना है। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की बाहरी बनावट क्रस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आपको ऑक्सीजन के ऊपर टिक करना है गाइस, नहीं तो एग्जाम में गलत कर दोगे। ठीक है, याद रहेगा सभी को, कई बार बताया हुआ है, एग्जाम में गलतियां कर देते हो तुम लोग फिर भी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल पृथ्वी, अब मैं अंदर और बाहर सबकी बात करूंगा तो जो सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो है आयरन। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा। देखिए, अगर मैं सिर्फ क्रस्ट की बात करूंगा, बाहरी बनावट की जो हमको दिखाई देती है, उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। लेकिन मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है आयरन। गलती मत करना एग्जाम में, नहीं तो परसेंटेज पूछेगा, गलती कर दोगे। अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया हुआ है ये सारी चीजें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है पहला एंग्लो मराठा वॉर जो है वो खत्म कैसे हुआ था। गाइस, खत्म संधि से हुआ था। वो कौन सी संधि थी? दैट वाज ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, पौंडीचेरी थी या ट्रीटी ऑफ मैंगलोर थी? गाइस, क्या होना चाहिए? तो गाइस, अगर हम लोग देखें जो हमारे मराठा का जो पहला युद्ध था वो 1775 से स्टार्ट होता है और 1785 तक जाता है, सॉरी 82 तक जाता है। और इस दौरान हमारे यहाँ पर जो ट्रीटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं, मराठाओं को यहाँ पर जो है वो युद्ध में जीता घोषित किया जाता है और वो ट्रीटी हमारी होती है ट्रीटी ऑफ सालाबाई, जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। लेकिन अगर यहाँ पर मुझसे पूछेगा तीसरा वाला अगर हमारा मराठा युद्ध, तीसरा एंग्लो, बहुत ध्यान सुन लो यहाँ पर जो बता रहा हूं, एंग्लो मराठा युद्ध जो था वो हमारा कब लड़ा गया था? तो 1817 से लेकर के 1818 के बीच में लड़ा गया और वो खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ मंदसौर से। यहां सुन लो, अभी कमेंट नहीं करो, तीसरा वाला। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा सेकंड कर्नाटिक वॉर, जो कि हमारे कर्नाटिक वॉर किसके किसके बीच में हुए सीखे, हम सभी को पता है फ्रेंच के बीच में और इंग्लैंड के बीच में होते थे हमेशा। ठीक है, कार्नेटिक वॉर। और वो वाला जो हमारा सेकंड कर्नाटिक वॉर है वो हमारा खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ कौन सी? तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ये था का ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कार्नेटिक वॉर से। अब बचता है हमारा मैंगलोर, तो हमारा सेकंड एंग्लो मैंगलोर। ठीक है, हमारा जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर था,
जो कि हैदर अली के साथ लड़ा गया, वो खत्म हुआ था मैंगलोर की ट्रिटी के साथ। तो गाइज ये ट्रिटीज कितनी इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है, कितनी इंपॉर्टेंट ये ट्रिटीज हैं आप सभी को पता है। सेकंड जो हमारा कर्नाटिक वॉर का है 1748 से लेकर के 1754 के बीच में आपका चला था। एंग्लो मैसूर वॉर जो दूसरा था, जो मैंगलोर की ट्रिटी से खत्म हुआ था, वो 1780 से लेकर के 1784 के बीच में चला था। गाइज याद रखना ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रॉन्ज इज अ एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है? जल्दी से बताना है, मुझे नहीं पता, तुम लोगों को बताना है। अच्छा, सुरभि बोल रही है कि सालाबाई जो है उसके घर के पास में है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ब्रॉन्ज, जो कि हमारे सिंधु घाटी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारा कोई एलॉय था तो वो ब्रॉन्ज था, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। पता है ना सभी को, इसमें पाया जाता था कॉपर और टिन। इंसान के द्वारा जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गई धातु थी वो भी हमारी कॉपर ही थी, जो तुमको याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है शाहबानो केस लीड टू द डिबेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारी जो शाहबानो केस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे किसके बारे में बताती है? दैट वाज द सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, रिजर्वेशन फॉर एसटी एसटी, प्रियम्बल या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एम लक्ष्मीकांत में अगर हम लोगों ने पढ़ी होगी तो वहां पर इस केस को बहुत अच्छे से बताया गया है। पीडीएफ मिल जाएगी भैया, एक्सप्लेन पीडीएफ बनवा दिए रात में तुम्हारे लिए। यहाँ पर क्लास में बस घुस जाओ। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 44 जिसके ऊपर सरकार का भी ध्यान है, कोविड की सिचुएशन जैसे ही खत्म होगी, सबको वैक्सीन लग जाएगा, सरकार सीधे इसी के ऊपर कूदने वाली है, और वो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44। कहां पर देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी? तो ये आपको देखने को मिलेगा हमारे डीपीएसपी, हमारे जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं, वहां पर आप इसको देख सकते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो शाहबानो का केस जो है वो आपको इसके बारे में दर्शाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है लोकसभा में एससी कैटेगरी के लिए, भैया एसटी तुमको पढ़ाया था, आज एससी पूछ रहा हूं, गलत होगा ना तो गलती की गुंजाइश को ही खत्म कर दूंगा मैं आज। 47 है, 69, 84 है, 89 है, कई बार बताया हुआ है। अनुराग क्लास जो है वो हमारी होती है 10:30 बजे, लेकिन आज मैराथन सेशन है 2 घंटे का, तो आज 10 बजे शुरू हुई थी, ठीक है। बाकी का 10:30 बजे से जो है ये हमारी क्लास शुरू हो रही है। तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर 47 होना चाहिए। दिव्या आज तुम हमको ना अलग से मैसेज करना, एसटी बताया था और यहाँ पर एससी पूछा, और वहां पर मैं बार बार बताता था एसटी पूछेगा तो बच्चा 47 पे टिक करेगा, और जब एससी पूछेगा तो 84 के ऊपर टिक करेगा। लेकिन जनता को क्या हो गया? जनता को हो गया है कि सर पीडीएफ देते आराम से वो रखे रहेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे। भैया इसीलिए बनाता हूं पीडीएफ कि उसको रिवाइज करो, यही है तुम्हारे हमारे किसका एसएससी का पैटर्न। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछने वाला है अभी आपको? पता है कि मलेरिया जो है ये किसके द्वारा फैलाई जाने वाली हमारी बीमारी है? दैट वाज प्रोटोजोअल वायरस, बैक्टीरिया या फंगी। जल्दी से जनता बताएगी कौन सी हमारी है ये मलेरिया। तो मलेरिया जो है सबसे पहले तो इसको हम लोगों को ठीक करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैं पहले ठीक करने की बात बता देता हूँ, पॉजिटिव चीज पहले बात करते हैं। तो हमको लेना पड़ेगा जितना आप सोच सको उससे भी फास्ट है। Let's go plus. एक्चुअली जितना सोच नहीं सकते उससे भी। प्लस सिर्फ आपके लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर है। प्लस ये टेक्नोलॉजी हर 5G स्मार्टफोन के लिए बना है। Really? Let's go plus all of us. Hold on. ये है क्या? एयरटेल 5G प्लस। तो कोई भी 5G क्यों? Airtel 5G plus. क्विनिन हाइड्रोक्लोरोक्विनिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमको सिनकोना के ट्री से मिलती है। कहां से मिलती है? सिनकोना के ट्री से मिलती है। और ये जो है सिनकोना के ट्री से जब मिलती है हाइड्रोक्विनिन, तो हमारे शरीर में एक प्रोटोजोआ को खत्म करती है, जो मादा एनाफिलीज, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज हमारे बॉडी में जिसको डालते हैं। मच्छर है ना एनाफिलीज, जानते हो? और कैसे मच्छर है? महिला मच्छर है, खून को चूसती है, लेकिन खून चूसे ठीक है, लेकिन ये प्रोटोजोआ को डाल देती है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोल देते हैं। भैया खून को चूसना तो ठीक था, लेकिन प्लाज्मोडियम विवैक्स को डालने के बाद ये हमको मलेरिया जैसी बीमारी दे देती है। क्लोरोक्विनिन खाना है, ठीक हो जाओगे। शेषनाग झील से निकल जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगी? शेषनाग झील वेरनाग डिस्ट्रिक्ट में आपको पड़ती है, और यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है झेलम। मैं आप बार बार ट्रिक बताता हूं कि शेषनाग काटेगा तो झेल नहीं पाओगे।
कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी? दैट वाज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब। हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहां पर जनता बोल रही है सर जम्मू एंड कश्मीर है, क्योंकि झेलम नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी आपको बताना कि शेषा सूरी, ठीक है, जो कि हमारे बोल सकते हैं जिनका मकबरा हमको सासाराम में देखने को मिलेगा, इन्होंने हुमायूं को पराजित करके गौर के ऊपर कब्जा कौन से युद्ध से किया था? एग्जाम में पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? घाघरा घाघरा, चौसा का युद्ध, पानी का युद्ध या हमारा खानवा का युद्ध? तो गाइस, पानी पी के खाना खा के चली चंदेरी घाघरा पहन के, ये बाबर के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां थी। पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, उसके बाद से पानी पी के खाना खा के खानवा का युद्ध, चली चंदेरी, चंदेरी का युद्ध, और उसके बाद से कहां पर? हमारी घाघरा का युद्ध आता है, जो कि हमारे बाबर के द्वारा लड़ी गई लड़ाई थी। लेकिन यहां पर जब शेषा सूरी ने हुमायूं को उसकी नानी याद दिला दी थी, तो वो था हमारा चौसा का युद्ध 1539 में। और